students, hello listeners, hello viewers. Today I will discuss a new topic with you, that is this ultrastructure of nephron. This is a subtopic of human excretory system, and I I am taking all the topics present in life process. You can also get benefit this topic if you are a student of class 11th. Okay students, nephrons are uriniferous tubules. नेफ्रॉन्स को यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। आर मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ किडनीज, यानी कि किडनी जो काम करती है वो इसी के माध्यम से करती है, इसीलिए इसे एक और नाम दिया गया है, इसीलिए इसे यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है। और ये मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट्स माने जाते हैं। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स एंड आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ये सब कुछ कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाहर की तरफ जो रीजन है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर की तरफ ये जो रीजन है इसे मेडुला कहते हैं। तो किडनी जो है ये दो जोन्स में डिवाइडेड होती है। मेडुला फिर मेडुला भी जो है वो डिवाइडेड होता है। इसमें से देख सकते हैं कि इसमें इस कॉनिकल मासेस को क्या कहा गया था, कल पढ़ा था हमने, इन्हें मेड्यूलरी पिरामिड्स कहते हैं। फिर इसके बाद ये जो मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं ये कहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये पिरामिड्स जो हैं ये प्रोजेक्ट आउट कर रहे हैं। यहाँ ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं जिन्हें कैलिक्स कहते हैं। ये जो ब्राउन कलर के प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं वो कैलिक्स कहलाते हैं। देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर है, ये है, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये कहलाते हैं कैलिक्स। कैलिक्स के बाद आप देखेंगे कि द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स और रीनल कॉलम्स। लेकिन पिरामिड्स के बीच बीच में देखिए आपको कुछ कुछ गैप भी दिखाई दे रहा है। इन गैप को कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आपने देखा कॉर्टेक्स है, फिर मेडुला का मेडुलरी पिरामिड्स है, बीच बीच में कॉलम्स ऑफ बर्टनी है। मेडुलरी पिरामिड्स जो है वो कैलिक्स में ओपन होते हैं। कैलिक्स फाइनली एक पेल्विस नाम का स्ट्रक्चर है, रीजन पैलिक्स में आता है। पैलिक्स से हाइलम है, हाइलम के बाद ये यूरेटर है। तो इसी तरीके से जब हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे या किस तरीके से नेफ्रॉन में काम होता है ये डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर इस डिस्कशन का इंपॉर्टेंट रोल होगा। अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो देखिए नेफ्रॉन जो है उनकी स्टडी अगर की गई तो पता चला कि इसके स्ट्रक्चर में बेसिकली दो कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, एक है ग्लोमेरुलस और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस कप शेप का स्ट्रक्चर होता है और इसमें कैपिलरी का नेटवर्क होता है जिसकी वजह से एक सीव लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो कि किडनी से ब्लड को छानने का काम करता है जब ब्लड किडनी में एंटर करता है। फिर उसके बाद जो ट्यूब्यूल होती हैं यूरिनरी, इसीलिए इनको यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स भी नेफ्रॉन को कहा जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो नेफ्रॉन का है वो ट्यूब लाइक है। तो ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं बेटा, ये रीनल ट्यूब्यूल्स जो हैं, इन रीनल ट्यूब्यूल्स में तीन पार्ट्स हैं, पीसीटी, हैनलेज लूप और डीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड मतलब कॉन्वोल्यूशंस, यानी कि इनमें मोड़ रहते हैं, फोल्डिंग्स होते हैं। तो प्रॉक्सिमल दूर स्थित और पास स्थित, डिस्टल मतलब दूर स्थित, प्रॉक्सिमल मतलब पास स्थित। किसके पास स्थित? ग्लोमेरुलस के पास है पीसीटी, ग्लोमेरुलस से थोड़ी दूर है डीसीटी। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स लूप ऑफ हैनले, पीसीटी, डीसीटी पाए जाते हैं जो रीनल ट्यूब्यूल बनाते हैं और एक कप लाइक स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस पाया जाता है। देखिए ये यहाँ पर इस डायग्राम में आप इसे क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं और इसमें जो यहाँ पर येलो कलर से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पूरा दिखाया गया है ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हैनले है और ये डीसीटी है। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखने पर आपको ये चीजें जो है वो कंफर्म हो जाएंगी। ग्लोमेरुलस क्या है डिटेल में देखते हैं। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज formed by the afferent arteriole, a fine branch of renal artery। देखिए यहाँ किडनी में जो आर्टरी आपको अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, पहले मैं इसको दिखा देती हूँ आपको, ये वाला डायग्राम कि किडनी है, ये किडनी का अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाया गया था, यहाँ एलएस में हमने देखा था। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ब्लड लेकर के आ रही है, सीधे हार्ट से लेकर आ रही है। तो हार्ट से जो ब्लड किडनी में आ रहा है ये ब्लड बहुत सारी छोटी छोटी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं किडनी के अंदर। और ये रीनल आर्टरी जो मोटी आर्टरी है ये भी जब किडनी के अंदर आती है तो ये भी मिलियंस ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और कैपिलरीज बना लेती है। ये आर्टरी जो है अंदर आने के बाद क्या बना लेती है?
वो कैपिलरीज बना ले रही है, ठीक है, बना लेती है। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। वही जो रीनल आर्टरी आती है किडनी के अंदर ब्लड लेकर, ये बहुत छोटी छोटी मिलियंस करोड़ों ब्रांच बनाती है, और इसी को कहते हैं, किसी भी एक ब्रांच का, हर एक ब्रांच का नाम अफेरेंट आर्टेरियोल है। हर एक ब्रांच जो है वो किडनी के नेफ्रॉन में जाती है, हर एक ब्रांच किडनी के नेफ्रॉन में जाती है, और जिसे अफेरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, ए फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फाइन ब्रांच है, यही फाइन ब्रांच देखिए इस तरीके का होता है कि जैसे ये पहले एक बार किडनी में एंटर करी रीनल आर्टरी, फिर ये छोटी छोटी ब्रांचेस में बट गई है। अब हम किसी एक ब्रांच का फेट देखेंगे कि एक ब्रांच जो है उसमें क्या होता है, तो कोई एक ब्रांच जो है वो अंदर जा कर के, नेफ्रॉन के अंदर जा कर के ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है, और ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली वो इनक्लोज्ड रहता है एक कप लाइक स्ट्रक्चर में। तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। तो इस कैप्सूल में कैपिलरी का ये जो टफ्ट है इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस, और इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं मैलपिगियन बॉडी। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन इफरेंट आर्टेरियोल। तो आपको मैंने बताया कि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर कप लाइक होता है, जिसे क्या कहा जाता है, बोमेंस कैप्सूल। और इसी कप लाइक स्ट्रक्चर में आर्टरी लेकर के आती है, जो लेकर आती है ब्लड वो होती है आफरेंट आर्टेरियोल, और यहाँ पर कैपिलरी का नेटवर्क बनता है। और जब ब्लड बाहर जाता है तो इसे कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। एग्जिट करता है जो बोमेंस कैप्सूल से बाहर जाता है उसे कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। जो अंदर ब्लड लेकर आती है कैप्सूल में छनने के लिए उसे अफरेंट आर्टेरियोल कहा जाता है। फिर आप देख पाएंगे, देखिए यही बात जो मैंने आपको वहाँ पर समझाई, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये देखिए एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है, और इसी में जो फाइन ब्रांच, जो मोटी आर्टरी किडनी के अंदर ब्लड लेकर आई थी, करोड़ों ब्रांच बना लेती है। उसमें से किसी एक ब्रांच को अफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। किसी भी ब्रांच को आप लेंगे तो हर एक ब्रांच एक नेफ्रॉन में गई होती है, और नेफ्रॉन का भाग क्या है, बोमेंस कैप्सूल। और जो रीनल आर्टरी अंदर आई थी उसने बनाया है अफरेंट आर्टेरियोल। ये फिर अंदर आकर के ग्लोमेरुलस, गुच्छा बनाती है कैपिलरीज का, और ये ग्लोमेरुलस के बाद ये जो ब्लड यहाँ से बाहर ले जा रही है इफरेंट आर्टेरियोल है। तो इस तरीके से इस पूरे स्ट्रक्चर को, जिसमें कि एक तो ये ट्यूब्यूल का पार्ट है बोमेंस कैप्सूल, और साथ ही साथ कैपिलरी का पार्ट है ग्लोमेरुलस, तो इन दोनों को मिलाकर कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मैलपिगियन बॉडी कहते हैं। मैलपिगियन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में खोजा था। मैलपिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल इसे कहते हैं, रीनल कॉर्पसल या मैलपिगियन बॉडी कहते हैं। और यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। जब हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किडनी में 3 काम होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। पहला काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी ब्लड छनता है। दूसरा काम होता है रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो ब्लड हार्ट से लाया गया है किडनी को, वो करोड़ों ब्रांचेस में रीनल आर्टरी बच जाती है। हर आर्टरी जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं वो अपने साथ जो ब्लड लाती है, हर एक नेफ्रॉन में बड़े ही बारीकी से उनमें से छनाई होती है। तो ये जो ब्लड आया है ये यहाँ पर इस कप लाइक स्ट्रक्चर बोमेंस कैप्सूल में छनता है। वो क्यों छनता है, आप देखिए कि जो आर्टरी ब्लड लेकर आ रही है उसकी साइज बड़ी है, और जो ब्लड बाहर लेकर एग्जिट हो रही है कैप्सूल से, इफरेंट आर्टेरियोल जिसका नाम है, ये फाइन ब्रांच है, कंपैरेटिवली फाइन है, पतली ब्रांच है। क्योंकि ये एक बेटा पतली ब्रांच है तो यहाँ पर क्या होगा कि जितना ब्लड जितनी तेजी से आएगा उतनी तेजी से बाहर नहीं जा पा रहा है, जिससे अंदर की तरफ एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, और बहुत सारा ब्लड जो है वो यहाँ जो नहीं जा पा रहा है लेकिन इधर से लगातार ब्लड आ रहा है, तो यहाँ छनकर नीचे आने लगेगा। और इस प्रेशर से ही जो ब्लड का बहुत सारा कंपोनेंट है वो छनकर कहाँ आ जाता है, अगले भाग में, जो कि बोमेंस कैप्सूल के बाद अगला भाग है रीनल ट्यूब्यूल का, जिसे कहते हैं पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इस तरीके से पहला स्टेप जो है वो यूरिन फॉर्मेशन का कंप्लीट होता है, और जो कि मैलपिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल नाम के स्ट्रक्चर में होता है। और कैसे होता है ये मैंने आपको बताया। तो बोमेंस कैप्सूल क्या है, आई डिस्कस्ड द रीनल ट्यूब्यूल बेगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। बोमेंस कैप्सूल आप पिछले वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि जो बोमेंस कैप्सूल है ये 2 वॉल का बना हुआ है। एक वॉल जो ये अंदर की तरफ है
और ये एक इसकी लेयर बाहर की तरफ है, तो डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है वो बोमेंस कैप्सूल बनाता है। इसके अंदर ग्लोमेरुलस को इनक्लोज किया हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं अंदर की तरफ, ये कैपिलरी का गुच्छा है, इसे कहते हैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, इसे ही कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो बोमन कैप्सूल ने क्या किया हुआ है, बोमेंस कैप्सूल ने अपने आप में ग्लोमेरुलस को इनक्लोज किया हुआ है। ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड द मैलपिगियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉइल्ड नेटवर्क प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब अगला स्ट्रक्चर जो है मैलपिगियन बॉडी के बाद, उसका नाम होता है पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो है यहाँ ये हिस्सा हमने पढ़ लिया, और देखिए यहाँ ब्लड आया था, फिर यहाँ से ब्लड वापस जाता है, लेकिन वापस जाके वही आर्टरी फिर से बाकी के हिस्से के ऊपर देखिए नेटवर्क बनाती है। एक आर्टरी पूरे नेफ्रॉन में पूरी तरीके से पहले कैप्सूल में नेटवर्क बनाई है, फिर उसके बाद बाकी पार्ट्स में भी नेटवर्क बनाई है। ये नेटवर्क क्यों बनता है, क्योंकि एक बार ब्लड जब यहाँ पर छन गया तो जो ब्लू कलर से यहाँ पार्ट आपको दिख रहा है वो भाग है किडनी के नेफ्रॉन का, और जो रेड कलर से भाग दिख रहा है एक्चुअली वो तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग है, क्योंकि वो ब्लड कैपिलरीज हैं और वो ब्लड लेकर आई हुई हैं। तो सारा का सारा अगर यहाँ से ब्लड छन छन के पूरा जो कि इस ब्लू वाले ट्यूब्यूल में होते हुए यहाँ अगर पहुँच गया तो ये पूरा हिस्सा यूरिन बन जाएगा। यानी कि इस तरीके से अगर आप देखिए हर मिनट में जब अगर 5 लीटर ब्लड पंप होता है हमारी बॉडी में, तो हर मिनट में किडनी में लगभग 1/5 पार्ट उसका आता है, यानी किडनी में हर मिनट लगभग 1 लीटर आ जाएगा ब्लड। तो इस तरीके से 1 लीटर ब्लड हमेशा यूरिन बनते रहेगा? नहीं। अगर ऐसा होगा तो कितनी बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, और कितना सारा ब्लड का जो हमने खा पी कर ब्लड बनाया है शरीर में वो भी हमारी बॉडी से निकलते जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि पहले हिस्से में जो ब्लड छना था उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो वापस ब्लड में लौटा दी जाती हैं, जिसे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। और लेकिन छनने के बाद भी, यहाँ की छनाई के बाद भी अगर ब्लड में कोई ऐसा मटेरियल जो ब्लड में रह गया था यहाँ से, तो वो यहाँ से इस ट्यूब्यूल में चले जाता है। और अगर ब्लड का कोई इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो ट्यूब्यूल में आ गया था तो वो ट्यूब्यूल से ब्लड कैपिलरी में आ जाता है। तो जब ट्यूब्यूल से कैपिलरी में मटेरियल आता है तो उसे कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन, और जब ट्यूब्यूल से कैपिलरी जब इसका उल्टा होता है, ब्लड कैपिलरी से ट्यूब्यूल में मैटर जाता है, उसे सिक्रीशन कहते हैं। तो ये यूरिन फॉर्मेशन के सेकेंड और थर्ड स्टेप होते हैं। तो आपको मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या काम होता है ये बताया, बाकी हम लोग यूरिन फॉर्मेशन डिटेल में अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। यहाँ केवल हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर छनाई होने के बाद ब्लड जो है ये अगले हिस्से में आया, तो इस अगले हिस्से का नाम है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ से ब्लड जो है यहाँ पर जो प्रोसेस मैंने आपको बताई, दो ट्यूबुलर मैंने आपको बताया ट्यूबुलर सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये दोनों प्रोसेस पीसीटी में होती है। और इसके बाद ब्लड जो है आगे एक ट्यूब, आपको यू शेप की एक ट्यूब, हेयर पिन शेप की एक ट्यूब दिखाई दे रही है, जिसे कि कहते हैं लूप ऑफ हेनले। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम जो ये इतना सा पार्ट बना हुआ है जिसमें से ब्लड कैपिलरी नहीं, ब्लड कैपिलरी तो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, बट वो किडनी में आकर काम कर रहा है। ये जो यू शेप का बना हुआ है ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये हेनलेज लूप है, इसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। अ हेयर पिन शेप्ड हेनलेज लूप is the next part of the tubule which has a descending and an ascending limb। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसके दो पार्ट हैं, एक नीचे की तरफ जाता हुआ, फिर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में इस तरह से आप इसे फिर से समझिए कि ये जो नीचे की उतरता हुआ है ये है डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर की ओर चढ़ता हुआ है वो है असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, डिसेंडिंग लिम्ब एंड दिस इज असेंडिंग लिम्ब। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे डिस्कस किया हेनलेज लूप के बारे में। अभी तक जो डिस्कशंस हम लोगों ने किए हैं उन डिस्कशंस आई विल कंटिन्यू माय डिस्कशन विद discussion of Henle's loop. Henle's loop is a hairpin shaped Henle's loop that is next part of the tubule which has a descending and an ascending limb. You can see clearly that there is a part like this here. You can see this part in here. This is
this is descending limb and this is ascending limb. First one is descending and another limb is ascending limb. Okay students, the ascending limb continues as another highly coiled tubular region called distal convoluted tubule. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये यू शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं. इसका जो पहला पार्ट है उसको कहा जाता है डिसेंडिंग लिम्ब, अगले को कहा जाता है असेंडिंग लिम्ब. जो असेंडिंग लिम्ब वाला पार्ट है वो आगे जाके कंटिन्यू करता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में, डीसीटी जिसे कहते हैं, और वहाँ पर भी यूरिन फॉर्मेशन का जो पार्ट है रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन का, वो वहाँ पर फंक्शन होता है. तो अभी हम केवल स्पेशली क्या डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम केवल अपना डिस्कशन जो है वो केवल स्ट्रक्चर तक रख रहे हैं. तो इस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने अभी इतना कुछ देख लिया कि ट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले इज यू शेप्ड विद डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स एंड द वॉल ऑफ ट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स विच बिकम सीलिएटेड इन द नेक रीजन. तो जो पीसीटी रीजन था वहाँ पर लूप ऑफ जो रीजन है, आप एक्चुअली जो ये आप पूरी देख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, इनमें सीलिया भी पाए जाते हैं, सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स होता है. स्पेशली यहाँ पर जो पाया जाता है, ये किस लिए पाया जाता है कि इसके अंदर जो फिल्ट्रेट फ्लो करेगा, यानी जो कुछ भी छनकर आ रहा है आगे बढ़ते रहे, तो इसीलिए ट्यूब में अंदर की तरफ सीलिया होते हैं और ये सीलिया क्या करते हैं, ट्यूब में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका मूवमेंट आगे की ओर कराने में हेल्प करते हैं. तो द एपिथेलियल सेल्स ऑफ पीसीटी हैव ब्रश बॉर्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अबेंडेंट माइक्रोविलाई, यानी कि उनमें सीलिया होते हैं, पीसीटी वाले रीजन में स्पेशली होते हैं. तो अब ये फाइनली ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, 3 ट्यूब्यूल्स आपने देखे, ट्यूब्यूल के 3 पार्ट्स देखे, पीसीटी देखे जिसमें कि सीलिया भी पाया जाता है, और उसके बाद आपने लूप ऑफ हेनले देखा, फिर आपने डीसीटी देखा. तो जो ये ट्यूब्यूल्स होती है फाइनली ये कहाँ खुलती हैं, ये जाकर एक कलेक्टिंग डक्ट होती है वहाँ पर खुलती हैं. तो देखिए यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं. फाइनली बहुत सारी नेफ्रॉन जो होते हैं, देखिए यहाँ पर ब्रांचेस कलेक्टिंग डक्ट की आपको ऐसे बना हुआ है, ब्रांचेस दिख रही हैं. तो एक्चुअली इन ब्रांचेस का मतलब है कि एक कलेक्टिंग डक्ट कई सारे नेफ्रॉन्स से जुड़ी हुई होती है, और ये नेफ्रॉन्स से जो फाइनली जो लिक्विड किसी एक नेफ्रॉन से फाइनली जो लिक्विड कलेक्टिंग डक्ट में एक बार आ गया, अब वो यूरिन का हिस्सा ही बनेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो कलेक्टिंग डक्ट के बारे में देखते हैं. व्हाट इज कलेक्टिंग डक्ट? कलेक्टिंग डक्ट, द डीसीटीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, many of which converge and open through medullary pyramids in the calyx that open into the renal pelvis. ये मैटर अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, फिर डायग्राम आगे कुछ स्लाइड से उनको देख लेते हैं कि जो नेफ्रॉन्स हैं उनको बताया गया है कि 2 टाइप के हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स. ये सिर्फ इस बात पर है कि मैंने आपको जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया उसमें लूप ऑफ हेनले को बताया. तो कोई कोई नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनमें लूप ऑफ हेनले जो है वो बहुत छोटा होता है, किसी किसी में नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले जो है वो बहुत लंबा होता है. तो when loop of Henle is too short and extends only very little into the medulla, तो ऐसे को यानी कि ज़्यादातर हिस्सा ऐसे नेफ्रॉन का कहाँ रहेगा, कॉर्टेक्स रीजन में रहेगा, तो इन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं. जबकि कुछ ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होता है और दे रन्स डीप इनटू द मेडुला, तो ऐसे नेफ्रॉन्स को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहा जाता है. ठीक है बेटा, तो देखिए ये वाला ये स्लाइड और इसके पहले वाली जो स्लाइड है ये मैं आपको डिस्कस करती हूँ यहाँ डायग्राम में. आप ये वाला जो डायग्राम दिखाया गया है आपको एलएस किडनी का, देखिए इस डायग्राम में मैं आपको बताती हूँ जो डिस्कशन स्लाइड में था. यहाँ पर बताया गया आपको कि जो किडनी के पहले तो आपने 2 पार्ट पढ़े, एक तो नेफ्रॉन यानी कि यूनिट जो है उसके पार्ट पढ़े हैं. तो उसमें आता है आपका मैलपिगियन बॉडी आता है और रीनल ट्यूब्यूल आता है. तो जो मैलपिगियन बॉडी है और रीनल ट्यूब्यूल के बाकी हिस्से हैं बेटा, ये सभी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैलपिगियन बॉडी और डीसीटी पीसीटी, ये तीनों हिस्से मेनली कहाँ होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में रहते हैं. लेकिन जो लूप ऑफ हेनले होता है वो मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है. लूप ऑफ हेनले कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है. तो जब कभी लूप ऑफ हेनले वो है ही मेडुला रीजन में और वो बहुत छोटा होगा, तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो नेफ्रॉन का है, यानी कि मैलपिगियन बॉडी और उसका पीसीटी और डीसीटी
और साथ ही साथ लूप ऑफ हेनले भी कह दिया कि जो है वो बहुत शॉर्ट है। तो शॉर्ट है तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कहाँ रह गया, कॉर्टेक्स रीजन में ही रह जा रहा है नेफ्रॉन का। तो इसीलिए ऐसे नेफ्रॉन्स जिनका लूप ऑफ हेनले क्या होता है, छोटा होता है, शॉर्ट होता है, उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहा जाता है। और जिन नेफ्रॉन्स का ज़्यादा लंबा होता है लूप ऑफ हेनले तो उनको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहा जाता है। बस लूप ऑफ हेनले की लंबाई के आधार पर है, क्योंकि मोस्टली ये जो आप 3 पार्ट्स देख रहे हो, मैल्पिगियन कॉर्पसल, पीसीटी और डीसीटी, ये कहाँ होते हैं, ये कॉर्टेक्स रीजन में रहते हैं किडनी के। और जो लूप ऑफ हेनले है वो मेनली मेडुला रीजन में होता है। तो ये डिस्कशन आपसे करना था, जो कि लास्ट स्लाइड्स में लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, देन एक वासा रेक्टा है। तो वासा रेक्टा स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं, जो कैपिलरी का नेटवर्क बना हुआ है। रीनल आर्टरी जब किडनी में ब्लड लेकर आती है तो मैंने आपको बताया करोड़ों ब्रांचेस बनाती है, और हर एक ब्रांच अफरेंट आर्टेरियोल कहलाती है। और वो अफरेंट आर्टेरियोल जाके जितने भी करोड़ों नेफ्रॉन्स हैं, एक आर्टरी जाके एक नेफ्रॉन में जाके ग्लोमेरुलस बना लेती है। तो द efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule। अब जो अफरेंट आर्टेरियोल तो ब्लड लेकर ग्लोमेरुलस में आई थी, लेकिन उससे ब्लड लेकर वापस कौन आ रहा है ग्लोमेरुलस से, ईफरेंट। तो जो वो ईफरेंट आर्टेरियोल है जो ग्लोमेरुलस से बाहर आ रही है, अब वो क्या करती है, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, उसके ऊपर पेरीट्यूबुलर नेटवर्क बनाती है, यानी ट्यूब्यूल के ऊपर नेटवर्क बनाती है। अ माइन्यूट वेसल ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हेनलेस लूप फॉर्मिंग अ यू शेप्ड वासा रेक्टा। तो ये स्ट्रक्चर जो बनता है ट्यूब्यूल के ऊपर कैपिलरी का नेटवर्क बनता है, इसे वासा रेक्टा कहा जाता है। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। तो जो कॉर्टेक्स में पाए जाने वाले नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें वासा रेक्टा कम होता है, और जो पाए जाते हैं कहाँ पर नेफ्रॉन्स, मेडुला जक्स्टा मेडुलरी रीजन में, वहाँ पर वासा रेक्टा बहुत हाईली डेवलप होता है। यानी आप देख रहे हैं कि मेनली ये रीजन की बात की जा रही है। तो ये क्या है, वासा रेक्टा है, इसी रीजन को कह रहे हैं। ये येलो कलर से यहाँ पर जो दिखाया गया है स्ट्रक्चर, वो लूप ऑफ हेनले है, वो किडनी के ट्यूब्यूल का हिस्सा है। जबकि जो रेड कलर से दिखाया गया है वो जो रीनल आर्टरी किडनी में ब्लड लेकर आती है और अफरेंट आर्टेरियोल के रूप में ब्लड लेकर आई है, ग्लोमेरुलस बनाई है, फिर इफरेंट आर्टेरियोल के रूप में आई है, फिर उसके बाद ये किडनी की ट्यूब्यूल वाला जो स्ट्रक्चर है पीसीटी, फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले और डीसीटी के ऊपर उलझी हुई है, पेरीट्यूबुलर नेटवर्क बनाई हुई है। तो इसे ही कहा जाता है वासा रेक्टा। तो आप देख रहे हैं इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ प्रेजेंट है, लूप ऑफ हेनले पे प्रेजेंट है। और आप देख रहे हैं कि जब लूप ऑफ हेनले ही छोटा होगा तो वासा रेक्टा भी बहुत कम होगी। तो इसीलिए बताया कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें वासा रेक्टा जो है वो रेड्यूस्ड होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू गॉट all the points. I discussed the LS of kidney, ultrastructure of nephron and glomerulus, and discussed the tubular structure, tubular parts of the kidney. Okay students, thank you very much, and I presented most of the lines of the NCERT, so you will be benefited, and I hope you definitely will be benefited after watching my video. Watch all my videos on my channel Usha Navodaya Times, and share your views and share my videos also. Thank you.